देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दुनिया के नक्शे पर नजर डालिए तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध की लपटें पूरी दुनिया में तेल और एलपीजी की कीमतों को सुलगा रही है, लेकिन भारत में जैसे वक्त ठहर गया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम फ्रीज हैं। तेल कंपनियां हर लीटर पर घाटा सह रही हैं। खजाना खाली हो रहा है, मगर कीमतें टस से मस नहीं हो रही। क्या चुनाव खत्म होते ही महंगाई का झटका लगेगा? क्या जनता को अभी सुकून है और बाद में बोझ देने की तैयारी है? सरकार चुप है, कंपनियां खामोश हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और दुनिया भर से आए तेल के आंकड़े कुछ और कहानी गढ़ रहे हैं। आखिर पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे और कब तक नहीं बढ़ेंगे? क्या यह सन्नाटा तूफान से पहले की शांति है? तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो तेल की कंपनियां हैं वो हर दिन घाटा सह रही है। उसके बावजूद भी अगर तेल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये ऐसा माना जा रहा है कि एक सन्नाटा है, लेकिन इसका जल्द ही जो परिणाम है वो देखने को मिलेगा। पेट्रोल डीजल के दाम आप देखिए, दिल्ली में 22 अप्रैल यानी कि आज की तारीख में क्या दाम है ये आपको बताते हैं। पेट्रोल प्रति लीटर 94.77, डीजल प्रति लीटर 87.67 रुपए। दिल्ली में 22 अप्रैल की ये कीमत है प्रति लीटर की। वही ये हमने आपको बताया कि किस तरह से पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम दिल्ली में 22 अप्रैल को। इसके अलावा अन्य और जगहों की अगर आप बात करें तो सभी जगहों पर जो दाम है वो स्थिर बने हुए हैं पिछले कुछ समय से। और आपको बता दें कि अगर हॉर्मुज पर यह नाकाबंदी जारी रही तो भारत में पेट्रोल और डीजल पर असर पड़ेगा। 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है भारत, जिसमें लगभग 50% हिस्सा होर्मुज के रास्ते आता है। ये बात आपको समझनी होगी कि 50% जो हम लेते हैं वो होर्मुज के रास्ते से ही हम तक पहुंच पाता है, जो कि फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। मार्च 2026 से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। जी हाँ, युद्ध से पहले अगर आपको याद हो तो 78-80 रुपए डॉलर प्रति बैरल था। 95 से $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है तेल की कीमतें। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि 100 को पार कर चुका था कई बार। संकट लंबा खिंचता है तो पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी, निश्चित तौर पर इजाफा होगा, ये आपको समझना होगा। तेल और पेट्रोल डीजल के दाम में 15 से 25 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। जी हाँ, अगर बढ़ेगा दाम तो आप समझिए कि 1-2 रुपए नहीं बढ़ेगा, 3 रुपए नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल ये जो इजाफा है वो काफी ज्यादा होगा। फिलहाल तेल कंपनियां पेट्रोल पर लगभग 18 रुपए प्रति लीटर का घाटा उठा रही है। मतलब कि आप समझिए अगर मिनिमम भी बढ़े तो शायद फिर 18 रुपए तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। डीजल पर 35 रुपए प्रति लीटर का घाटा उठा रही है कंपनियां। तो कुल मिलाकर क्या पेट्रोल जो है वो 18 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएगा चुनाव खत्म होते ही नतीजे आने के बाद, और 35 रुपए प्रति लीटर डीजल बढ़ जाएगा? ये सवाल अपने आप में। एलपीजी का समझिए आप, एलपीजी जरूरत का 60% आयात करता है, मतलब हम 60% बाहर पर निर्भर हैं। अगर आप सीधे सीधे सिंपल भाषा में समझिए, आयात का 90% हिस्सा, मतलब जो हमको जरूरत उसमें से 90% हिस्सा होर्मुज के रास्ते आ जाता है। अब नाकेबंदी के कारण एलपीजी आयात में 40% से 50% की गिरावट आई है। जहां शुरुआत में जो कुछ दिक्कतें भी लगातार देखने को मिल रही थी, वही 1 अप्रैल 2026 को कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 195.50 की बढ़ोतरी हुई। जी हाँ, कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमत में, नॉर्मल सिलेंडर नहीं बल्कि कमर्शियल सिलेंडर में। जो दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत है वो 2078.50 रुपया बना हुआ है। कीमतों में भी हाल में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, घरेलू एलपीजी की कीमतों में भी। तो कुल मिलाकर फर्क तो दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क देखने को अभी तक नहीं मिला है। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, और मेरे साथ विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, और मिताली निकोरे, अर्थशास्त्री। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुक्रिया भी अपना वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले विपिन जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। क्या ये माना जाए कि ये जो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है उसके पीछे के उसके पहले का ये सन्नाटा है? क्योंकि तेल कंपनियां ही जब 18 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में और 35 रुपए के लगभग डीजल में नुकसान खा रही है, तो ये कब तक चलेगा? विपिन जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, तो मेरा सवाल यही है, क्या ये माना जाए कि ये चुनाव से पहले की शांति है? क्योंकि जो आंकड़ा है वो तो ये कह रहा है कि जो तेल की कंपनी है, अगर देखा जाए तो पेट्रोल पर 18 रुपए लगभग और डीजल पर 35 रुपए के घाटे पे चल रही हैं प्रति लीटर। तो क्या माना जाए कि क्या ये जब बढ़ेगा तो फिर इतना ही बढ़ेगा? सर,
चलिए, विपिन जी को शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही, मैं उम्मीद करूंगी कि मैं उनसे जुड़ूं। मिताली मेरे साथ हैं। मिताली जी, बहुत स्वागत है आपका भी। मिताली जी, ये सेम सवाल मेरा आप ही से है। क्या किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, क्योंकि तमाम देश तो बढ़ा चुके हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जी जी बिल्कुल, नमस्कार और थैंक यू मुझे इंक्लूड करने के लिए। बेसिकली अगर आप देखिए कि भारत ने जिस तरह से इस पूरे क्राइसिस को हैंडल किया है, इस पूरे क्राइसिस को देखा है, समझा है, एक बहुत ही हमारी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म की रणनीति यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। सबसे पहला इसका प्रिंसिपल ये है कि शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट ने आकर एक्साइज ड्यूटी जो है उसे कम करा, ताकि जो इमीडिएट प्रेशर है ऑयल कंपनीज पर वो कम हो सके। मतलब हटेगा तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है, लेकिन एटलीस्ट उसे कम कर दिया गया है। और इस वजह से ही आज तक हमने देखा है कि ऑयल कंपनीज ने प्राइसेस बढ़ाई नहीं है। रिटेल कंज्यूमर के लिए आज भी वो प्राइसेस लो ही चल रही हैं। आप ये समझिए, अगर ये प्राइसेस 18 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए बढ़ जाती हैं पर लीटर, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारी इन्फ्लेशन पर आएगा। इन्फ्लेशन को डील करने के लिए आरबीआई के मेजर्स पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, उनका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये एक सप्लाई शॉक की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, ना कि किसी डिमांड के रीजन से। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस पूरे सिनारियो में ऑयल कंपनीज का कोई भी फायदा होने वाला है प्राइसेस बढ़ाकर। ऑन द अदर हैंड, अगर गवर्नमेंट ऑयल कंपनीज के साथ काम करती है, वहां पर ऑलरेडी एक प्रपोजल आ चुका है कि एथनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाया जा रहा है। एथनॉल का जो प्रोपोर्शन है पेट्रोल के अंदर, इवन 85% ब्लेंडिंग तक का अभी प्रपोजल गवर्नमेंट के पास है। और एथनॉल में हम लोग ऑलरेडी काफी आगे हैं। हमारी शुगर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसमें एक बाय प्रोडक्ट हमारा एथनॉल बनता ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्राइसेस बढ़ेंगी। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऐसे तरीकों से और फिस्कल मेजर्स से इस सिचुएशन को मैनेज करेगी। ठीक है मिताली जी, मैं आपके पास आती हूँ, हम आगे भी बातचीत करेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर। कुछ सर्वे भी हमने किए हैं, वो भी आपको जानने चाहिए, वो भी आपको समझने चाहिए। मेरा जो पहला सर्वे था हमारा वो ये कि क्या आपको लगता है कि भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम जानबूझकर स्थिर रखे गए हैं? अब देखिए इस पर क्या जवाब आया है। हाँ, सरकार जानबूझकर रोक रही है, 36% लोग ऐसा मानते हैं। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से है, 27% लोग ये भी मानते हैं। दोनों का असर है, 26% लोग मानते हैं, जबकि कहना मुश्किल है 11% लोग ये भी मानते हैं। कुल मिलाकर विपिन जी भी मेरे साथ अब जुड़ गए। विपिन जी, क्या ये माना जाए कि चुनाव से पहले के लिए ये एक सन्नाटा है, इसके बाद जब चुनाव खत्म होंगे उसके बाद दाम निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, क्योंकि बाकी देशों ने भी बढ़ाए हैं, बैलेंस तो करना पड़ेगा, शायद सरकार के पास कोई विकल्प ना हो? जी देखिए, धन्यवाद। दो पहलू हैं यहाँ पर जो हमें मद्देनजर रखने पड़ेंगे। एक तो अगर विपक्ष की बात करें, वो निश्चित बात है, ये बात का हवाला देंगे कि चुनाव है और चुनावों के परिणाम आने के बाद मान के चलें एक हफ्ते बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। वो एक संभावना हो सकती है, लेकिन बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा कि दूसरी जो प्रबल संभावना है कि वो ऐसे दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए अनलेस और अनटिल कि ये सीज फायर का फिर सीज फायर बिल्कुल खत्म हो जाए और उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट जो है फिर शुरू हो जाए, तो वो अलग बात है। तब परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। तब निश्चित बात है कि खतरा मंडराएगा और ये पूरे वैश्विक स्तर पे मंडराएगा। लेकिन कुछ चंद जरूरी बातें देखिए, सबसे पहले कि जो हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग वो सिस्टम फॉलो नहीं करते जो प्योर मार्केट प्राइसिंग मॉडल है। और दूसरी बात, जो टैक्स फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उससे एक तरह से कुशन मिलता है, जो वॉलेटिलिटी है उस पे कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। और साथ साथ जरूरी बात है कि सरकार की बात करें, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें, कि यहाँ पर जो टैक्स कट्स दिए जा रहे हैं, तो वो भी एक कारण है कि यहाँ पर सरकार भी समझती है कि एक हम जब बात करते हैं कि पॉपुलिस्ट मेजर्स कैसे लिए जाएं और जनता के हित को कैसे साधा जाए, क्योंकि यहाँ पर राह आसान नहीं है। अगर एनडीए सरकार की बात करें, चुनौतियां बेशुमार है और यहाँ पर सरकार को घेरने का पूरा जो प्रयास चल रहा है इस समय। और वही बात है कि मोदी सरकार खासतौर पे, क्योंकि अभी देखा महिला आरक्षण बिल को लेकर जो विरोध हुआ और पहली ये एनडीए की हार है, लेजिस्लेटिव जो हार हुई है, लेकिन
यहाँ पर एक संदेश जो देना चाहेंगे, खास तौर पे देखिए, क्योंकि आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव की तो प्रक्रिया चलती रहती है हिंदुस्तान में, ये लोकतंत्र का महापर्व है। जी। ये चुनाव खत्म होंगे, दूसरे चुनाव शुरू हो जाएंगे अगले वर्ष। और तो यहाँ पर अभी क्योंकि हमारा जो ऑल्टरनेट सिस्टम है, ऑल्टरनेट सप्लायर्स, वो बहुत कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि यही बात बोली जा रही थी, एक तरफ स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व्स बनाने, दूसरे ऑल्टरनेट सप्लायर्स, क्योंकि अगर आपके पास ऑल्टरनेट्स हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मुल्क से तेल आ रहा है, यहाँ पर अलग अलग हमारे पास विकल्प है, तो वो भी कारण है कि जिसके कारण एक स्टेबिलिटी का माहौल है। और रूस के साथ हमारे बड़े मधुर नाते रहे कई सदियों से, तो यहाँ पर कूटनीति की भी अपनी अहमियत है, और साथ साथ ये सुनिश्चित करना है कि कैसे, क्योंकि हम आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाए, और सबसे बड़ी बात है, देखिए सरकारें कईयों की रही है, अगर हम बात करें यूपीए 1, यूपीए 2 की, मनमोहन सिंह साहब का अपना एक उनका जो करिश्मा जाना जाता था कि वो अर्थशास्त्र थे और उनको जो ज्ञान था, लेकिन डबल डिजिट इकोनॉमी कभी नहीं बन पाई। और फिस्कल डेफिसिट की जो बात करते हैं हम लोग, जो सबसे जरूरी बात है, अगर सरल भाषा में समझी जाए कि उसको कैसे नियंत्रण करा जाए, तो यहाँ पर जो ग्लोबल ऑयल शॉक्स की हम बात कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट जो एस्केलेशंस बढ़ेंगे, ये युद्ध बढ़ेगा, तो वहां पर एक बिल्कुल ग्लोबल ऑयल शॉक्स होंगे और यहाँ पर प्राइस वॉलेटिलिटी आएगी। लेकिन अभी हिंदुस्तान के संदर्भ में कम से कम ठीक है, मैं कुछ हद तक आती ये हूँ बोल जरा सकते हैं